कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार। तो मेरे जीवन साथी। सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल की अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल खुशहाल किसान।
नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा की। भारतीय इतिहास में किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात, चावल निर्यात में बढ़ोतरी। जमाखोरी पर चला सरकार का चाबुक, दलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा की। साथ ही पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण और रक्षा के महत्व पर भी बल दिया। इस दौरान और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की। बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और रक्षा के महत्व पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कहा कि एक व्यापक वन रोपण कार्यक्रम समय की मांग है और सभी को अपने समुदायों और इलाकों में पेड़ लगाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। हमें न केवल अपनी पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा और संरक्षण करने की जरूरत है, बल्कि जानवरों, पौधों और मनुष्यों की भलाई के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने की भी आवश्यकता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, भारतीय इतिहास में किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया गया है। कोविड-19 महामारी के बावजूद श्रमिक प्रधान क्षेत्रों, इंजीनियरिंग उत्पाद, चावल, समुद्री उत्पाद आदि में निर्यात की तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत के इतिहास में 2021-22 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 95 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है। 2020-21 की पहली तिमाही के निर्यात से 85% और 2019-20 की पहली तिमाही के निर्यात से 18% अधिक है। वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में हुए पिछले अधिकतम निर्यात की तुलना में 16% अधिक है और 2020-21 की चौथी तिमाही के अधिकतम निर्यात के रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। ज्यादा श्रमिक आधारित कई क्षेत्रों के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इंजीनियरिंग उत्पाद क्षेत्र में निर्यात 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। चावल के निर्यात में मई 2020 से लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है और 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही में 37% बढ़ोतरी हुई है। भारत ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अप्रैल 2020 में निर्यात क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2021 के दौरान भारत के निर्यात में बढ़ोतरी यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम जैसी अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक थी। भारत में 2020-21 में 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह हुआ है। ये 2019-20 में प्राप्त 74.39 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10% अधिक है। अप्रैल 2021 के दौरान 6.24 अरब अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह के साथ लगातार बढ़ोतरी जारी है, जो अप्रैल 2020 की तुलना में 38% अधिक है। तो देखा आपने किस तरीके से देश लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हमें भी यहाँ थोड़ा आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें।
कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, देश में खासतौर से सरकार ने दालों की स्टॉक सीमा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही दाल कारोबार से जुड़े व्यवसायी एक सीमा से अधिक भंडारण नहीं कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से जमाखोरी पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ता बाजार में इनकी कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकेगी। यह आदेश थोक और खुदरा विक्रेताओं के अलावा मिल मालिकों और आयातकों पर भी लागू होगा। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार की ओर से जारी निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध यानी संशोधन आदेश 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग को छोड़कर हर तरह की दाल के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी गई है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 200 टन रखी गई है। इसमें भी शर्त ये है कि एक ही किस्म की दाल 100 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 5 टन, जबकि मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीनों या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% में से जो ज्यादा हो वो होगी। आयातकों के लिए ये सीमा 15 मई 2021 से पहले रखे गए या आयात किए गए स्टॉक के लिए किसी थोक व्यापारी के समान ही होगी और 15 मई 2021 के बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं पर लागू स्टॉक सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के बाद लागू होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल FCAINFOWEB.nic.in पर उसकी जानकारी देनी होगी और इस आदेश की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अंदर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। दालों की खेप के जमा रहने का औसत समय घटाकर 6.9 दिन कर दिया गया है, जो पहले 10 से 11 दिन था और खाद्य तेलों के मामले में ये समय घटकर 3.4 दिन रह गया है। दूसरी ओर तुअर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर मुक्त श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए आयात नीति में बदलाव करना पड़ा है। दूसरी ओर खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए बंदरगाहों पर खाद्य वस्तुओं की तुरंत निकासी की निगरानी के लिए एक व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया है। चूँकि पूरा देश कोविड महामारी के प्रभाव से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार समय पर उचित उपाय अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मूल्य निगरानी केंद्र की संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें 1 से 7 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाया जा रहा है। विशेष सप्ताह में किसानों को फसल बीमा के फायदे गिनाते हुए किसानों से क्षतिपूर्ति पाने के लिए बीमा कराने की अपील की जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस बारे में नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी इसके कार्यान्वयन को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वहीं बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मददगार साबित हो रही है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार हमारे जो किसान हैं जागरूक हो रहे हैं। साथ ही पशुपालकों की अगर बात की जाए, क्योंकि मानसून का समय चल रहा है, मानसून कृषि के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो पशु हैं उनकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पशुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी ऐसे मौसम में और खासतौर से जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप भी चल रहा हो, इस तरह की जब परिस्थितियाँ हों, ऐसे में कैसे हमारे पशुपालक सावधानी बरत कर अपने पशुधन को ठीक रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे।
जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे, तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखे। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नाल को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे, इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी में 100% कवरेज के साथ हरियाणा के 12 जिलों ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल लक्ष्य हासिल किया। हरियाणा में 95% से अधिक ग्रामीण आबादी के पास अब घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने की पानी की सुविधा है। हरियाणा राज्य केंद्र सरकार की अग्रणी योजना जल जीवन मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिलों को हर घर जल का दर्जा मिलने के बाद प्रदेश के 22 में से 12 जिलों ने इस मिशन के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिन 9 अन्य जिलों ने पहले ही हर घर जल लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत और रोहतक है। इसके अतिरिक्त शेष 10 जिलों में से 6 जिलों ने भी लक्ष्य का 98% से अधिक हासिल कर लिया है और आशा है कि ये 6 जिले शीघ्र ही स्वयं को हर घर जल जिला घोषित करेंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने हरियाणा के भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिलों में 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के सभी जिलों में 100% लक्ष्य समय सीमा 2024 से पहले पूरा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा को 1152 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें से 256 करोड़ 81 लाख रुपए की पहली किस्त प्रदेश को पहले ही जारी की जा चुकी है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों में योजना की प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए पूरा मंत्रालय अथक रूप से काम कर रहा है। इस कदम से ग्रामीण महिलाओं के कठिन परिश्रम में काफी कमी आएगी, क्योंकि उन्हें घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक क्रियाशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये योजना लॉन्च किए जाने के समय देश के कुल 18 करोड़ 94 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक ही पानी की कनेक्शन पहुंचे थे। अब ये आंकड़ा 7 करोड़ 63 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गया है। अतिरिक्त 4 करोड़ 40 लाख ग्रामीण परिवारों को 2 वर्ष से कम समय में वांछित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। अब तक गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में 100% लक्ष्य हासिल किया गया है। तो ना सिर्फ चुनौती चाहे मानसून की हो या लगातार कोविड-19 महामारी की भी अगर बात की जाए तो इस दौरान काफ़ी सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। और हमारे जो किसान हैं, जो कि कृषि कार्यों में लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ भी आवश्यकता यही कि किसान सावधानी बरतें। हर एक स्तर पर लगातार जानकारी दी जा रही है। केंद्र की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, और इसी को लेकर ना सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी क्या कुछ प्रभावी कदम हो सकते हैं, कैसे किसान जो हैं इस महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं, इसके लिए कई तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। क्या हैं खास बातें, आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे।
ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। आपको बता दें, आप हमारा कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन कर सकते हैं। साथ ही पहले जो प्रसारित कार्यक्रम है वो भी आप कभी भी कहीं भी आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।